किसी भी बंदे का अगर आप पासवर्ड जानना चाहते हो और अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में उसका पासवर्ड लगा हुआ रह गया है, अगर आप उसको पढ़ना चाह रहे हो तो उसका एक आसान हल ये होता है कि आप उसकी पासवर्ड वाली जगह पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने जहां पे टाइप पासवर्ड लिखा है वहां पे लिख देना है टेक्स्ट, और जल्दी से आप एंटर करेंगे तो उनका पासवर्ड आपको दिख जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट HTML सिखाऊंगा जितनी कि एक वेबसाइट डिज़ाइनर को ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। चाहे वो प्रोजेक्ट आप लोकली कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट आप इंटरनेशनली कर रहे हैं, आपको HTML की जितनी ज़रूरत पड़ेगी, जितनी उसके टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो तमाम तर चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करते हैं कि HTML है क्या है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए कंटेंट को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर पिक्चर्स भी हैं, उस पर डिटेल्स भी लिखते हो, उस पर प्रोडक्ट्स भी अपलोड होते हैं, उस पर वीडियोज़ भी लगती हैं, मैप्स भी लगते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें आप लोग देखते हो। वो सारी की सारी चीज़ें जो नज़र आती हैं वो सारी की सारी बनती हैं जनाब आला HTML के अंदर। तो HTML को सीखने के लिए हमें एक छोटा सा जो है उसको सिनेरियो चाहिए कि हम लोगों को कितनी HTML सीखनी चाहिए। HTML को सीखने के लिए इसी वीडियो में मैं आपको तमाम तर वो टैग्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी HTML के लिए इनफ होने वाले हैं। सबसे पहले HTML चूँकि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, और मैं सबलाइम टेक्स्ट जो कि अभी आपके सामने ऊपर हुआ है, सबलाइम टेक्स्ट जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोग google.com पर आ जाएं। उधर आकर सबलाइम टेक्स्ट फ्री डाउनलोड आपने लिखना है। सबसे पहला जो लिंक आपके सामने आएगा यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर लें। उसके बाद अगर आप मैक ओएस यानी एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से मैक ओएस को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़, जैसे कि मैं विंडोज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देन आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है, और उससे पहले एक छोटा सा काम आप कर लें, अपने डेस्कटॉप पर जाकर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। फ़ोल्डर को हम लोग HTML के नाम से सेव करते हैं। अब मेरी जितनी भी फाइल्स होंगी HTML से रेलिवेंट वो सारी की सारी मैं इसी फोल्डर में जो है वो सेव करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML को जब आप स्टार्ट करेंगे तो अपने फाइल में आके न्यू फाइल ले लेनी है और उसको सिंपली सेव कर लेना है। HTML की जो फाइल्स होती हैं उसको जब भी आपने सेव करना है तो आपने एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। एक तो वो फोल्डर जहाँ पे आप अपनी HTML की फाइल रखने वाले हैं उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके अंदर आप यहाँ पर अपनी HTML की फ़ाइल को कोई भी नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स। आपने जब इस फाइल को सेव करना है तो फ़ौरन जो भी आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करोगे उसके फ़ौरन बाद .htm या फिर HTML ये दोनों एक्सटेंशन आपने यूज़ कर लेनी है। अगर मैं सिर्फ इसको .html के साथ सेव करता हूँ तो अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा और आप देखें कि वो ऑटोमेटिकली एक ब्राउज़र में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी कोड लिखा नहीं है। HTML को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक टैग्स के बारे में सीखना होगा। टैग्स बेसिकली कह लेंगे एक पहचान है कि हम लोग HTML बनाने क्या जा रहे हैं। अगर हमने पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ को लिखने के लिए भी एक टैग है। अगर हम इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो इमेजेस को लगाने के लिए भी एक टैग है। अगर आप हेडिंग्स बनाना चाहते हो तो हेडिंग्स बनाने के लिए भी एक टैग आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेस देन ग्रेटर देन डॉक टाइप HTML इस लाइन को लिख लेना है। ये लाइन क्या करती है ये बेसिकली आपको आगे चल के बताता हूँ। HTML में दो तरह के टैग्स आते हैं। एक टैग आता है जो कि ओपन भी करना पड़ता है और उसको क्लोज भी हम लोग साथ में लाजम करते हैं। कुछ टैग्स ऐसे आते हैं जिनको हम लोग ओपन तो कर लेते हैं मगर वो खुद में ही क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने HTML टैग को ओपन किया और यहाँ पर आकर मैं इस टैग को नीचे क्लोज कर लेता हूँ। अब टैग ओपन और क्लोज का क्या चक्कर है, याद रखिएगा जितने भी आपने HTML के अंदर टैग्स लगाने हैं वो हमेशा लेस देन से शुरू होंगे और ग्रेटर देन पे ख़त्म होंगे। उसके दरमियान में अब जो नाम लिखोगे वो टैग का नाम कहलाएगा। हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो टैग लगाया है वो HTML का लगाया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये बेसिकली नीचे मैंने जो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाई है, फॉरवर्ड स्लैश बेसिकली इस चीज़ की निशानी होती है कि जो टैग आपने ऊपर कहीं पे ओपन किया है वो यहाँ पर आकर क्लोज हो चुका है। तो ये एक ऐसा टैग है जो कि यहाँ पर ओपन
और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब इसी टैग के अंदर हमें मज़ीद अपने टैग्स को लगाना होगा। एक टैग आता है हेड टैग ओपन एंड क्लोज, उसके नीचे आएगा बॉडी टैग ओपन एंड क्लोज। हेड टैग एक डिफरेंट चीज़ों को डील करने के लिए होता है और बॉडी टैग एक डिफरेंट चीज़ों को डील करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि जो भी काम हम यहाँ पे जो भी लाइन लगाएंगे उसको अपने साथ साथ सेव करते रहना है। ये जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन हमने लिखी है, ये बेसिकली लाइन को हम इस वजह से लिखते हैं ताकि जो HTML का लेटेस्ट वर्जन फिल वक्त जो मार्केट में चल रहा है उसके अंदर जो न्यू टैग्स आए हैं उनकी एक्सेस आपको मिल सके। सो इस वजह से हम इस लाइन को यहाँ पर मेंशन करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। अभी अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सामने कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। अभी जस्ट हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सीखा है। अगर आप नोटिस करें तो जहाँ पे टैब में index.html का नाम लिखा हुआ है, ये जो सेक्शन है, ये जो एरिया है, ये बेसिकली हम कहते हैं हेड एरिया। आपके सामने जैसे मैंने यहाँ पर ये हेड टैग ओपन एंड क्लोज किया था, ये एरिया डील करता है बेसिकली इस वाले टैब सेक्शन को, और जो नीचे हमारे पास ये वाइट पेज है ये डील करता है हमारे HTML की बॉडी सेक्शन को। अगर मैं इस हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लगाता हूँ, टाइटल, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ जैसे अल-खालिक इंस्टीट्यूट, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि वो देखिए अब वहाँ पे मेरी कंपनी का जो टाइटल है वो आ चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर टैब की जगह पर आपकी वेबसाइट का नाम शो होता है। तो ये इस तरह से टाइटल टैग की वजह से पॉसिबल है लगाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमें कुछ टैग्स हैं जिनको सीखना होगा। सबसे पहली चीज़, अगर हम अपनी वेबसाइट में कोई भी हेडिंग लगाना चाहते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बोल्ड टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए HTML हमें 6 टैग्स हैं जो कि प्रोवाइड करता है। सबसे पहले H1 से लेकर H6 तक वो टोटल टैग है, जिसमें सबसे पहले और बड़ी हेडिंग आती है H1 साइज में। अगर हम H1 के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप टैग को ओपन और क्लोज करोगे तो हमेशा आपने उस टैग के दरमियान में लिखना है। चाहे तो आप इस टैग को यूं ऐड कर लें, इससे भी आप टैग के ओपन एंड क्लोज के दरमियानी हिस्से में ही रहेंगे, या फिर आप अगर इसको इस तरह से एक दूसरे के सामने भी रख लेते हो तो फिर भी आप टैग के दरमियान में ही रहोगे। अब यहाँ पे लेट से मैं लिख लेता हूँ हेडिंग नंबर 1, इसको सेव करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये एक हेडिंग जो है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये बन जाएगी। अब आपने नोटिस करना है कि अगर मैं इसी तरह से H2 टैग लगा लेता हूँ और H2 के अंदर भी मैं कुछ लिख लेता हूँ, हेडिंग नंबर 2 लिख लेते हैं। वैसे आप इसके अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग नंबर 1 2 लिख रहा हूँ। अगर आप नोटिस करें तो जो हेडिंग नंबर 2 है, मान तो ये भी हेडिंग है मगर H1 साइज में बड़ा था, H2 उससे थोड़ा छोटा है। इसी तरह से आपको अगर मैं बताऊं कि जो H3 टैग हमारे पास आएगा, जो H4 टैग आएगा, इसी तरह से H5 और H6, ये सारे के सारे हेडिंग्स टैग्स तो हैं, मगर इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये साइज में थोड़े से छोटे होते हैं एक दूसरे से। तो इसी चीज़ को हमने बेसिकली यहाँ पर अंडरस्टूड करना है कम्प्लीटली। तो हम इसको भी रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे आपके सामने इसकी जो क्लियर एग्जांपल है वो आ जाएगी। अगर आपको अपने HTML के अंदर कहीं पे H4 टैग की ज़रूरत पड़ती है तो आप H4 टैग को ले सकते हो। कहीं भी आपको H1 की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें H1 को ले सकते हो। इसी तरह से अगर आपको H6 की कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से उसको H6 को भी ले सकते हो। तो ये तो होगी हेडिंग की बात। अब अगर हम बात करें कि अगर हमने बेसिक एक कॉमन सा जो टेक्स्ट होता है, किसी भी चीज़ की मुतल्लिका डिटेल्स होती हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं, अगर वो लिखनी है, बाज़ दफ़ा हमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं जिनमें ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे डिटेल आपको किसी भी चीज़ के बारे में टिप्स देनी पड़ेंगी, अपने हेल्थ एंड फूड के बारे में दे सकते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट हो सकती है। तो सिंपल अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए एक टैग आता है P टैग। P टैग बेसिकली कहते हैं पैराग्राफ। अगर हम इसके अंदर एक डमी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आपके सामने मैं कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। डमी टेक्स्ट को लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लॉरिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लॉरिम लिखने के बाद मैंने जैसे ही अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया,
जो सबलाइम टेक्स्ट है ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट प्रोवाइड करता है एज अ डमी टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको बताऊँ तो ये टेक्स्ट जो पैराग्राफ में मैंने लिखा है ये हेडिंग से नॉर्मल है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हेडिंग्स जैसे हम कॉपीज पे होमवर्क लिखा करते थे तो क्वेश्चन को हमने मार्कर से लिखा और जो उसका आंसर है वो हमने नॉर्मल इंक पेन से या अगर बॉल पॉइंट आप यूज़ करते रहे हो तो उससे हमने इसको लिखा। तो अगर हम चाहें तो इनको आपस में मल्टीपली यूज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर हम A में लिखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर और यहाँ पर नीचे आप पी टैग स्टार्ट कर लेते हो और नीचे उसकी जो डिटेल है जो उसका आंसर है उसको यहाँ पे टाइप कर देते हो तो उससे क्या होगा कि बड़ा परफेक्ट सा जो है स्केच आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन जो है थोड़ा बोल्ड है, उसका जो आंसर है वो नॉर्मली यूज हो रहा है। इसी तरह से हम लोग अगर इसमें लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने HTML में तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए दो तरह की लिस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, ऐसे लिस्ट जिसकी एक तरतीब होती है और तरतीब से क्या मुराद है जिसके पहले 1 2 3 4 5 नंबरिंग ऐड की जाती है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको OL टैग ओपन एंड OL टैग को क्लोज करना होगा। उसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हो, जो भी लिस्ट के आइटम्स ऐड करना चाहते हो वो आप लिखोगे, लेकिन उसको लिखने के लिए आपको LI टैग की ज़रूरत पड़ेगी। LI यानी कि लिस्ट आइटम। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल। अगर मैं लिस्ट आइटम में एप्पल लिखना चाहता हूँ और उसको मैं रिफ्रेश करूँगा, आप नोटिस करेंगे कि एप्पल लिखा हुआ आ गया और उससे पहले जो है एक नंबर ऐड हुआ। ये नंबर ऐड किसकी वजह से हुआ, इस OL की वजह से, यानी एक ऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से। इसी तरह से अगर आप अपनी लिस्ट में मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप हर दफ़ा लिस्ट आइटम ले लोगे, टैग ओपन करोगे, क्लोज करोगे और जितनी भी मर्तबा आपको ये रिक्वायर्ड होगा, जितनी भी चीज़ें आप इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे लिस्ट आइटम में लिख लोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर 5 टैग्स लिए और अगर आप नोटिस करें मैंने फ़िलहाल उनमें लिखा कुछ नहीं है, मगर वो फिर भी मुझे उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नंबर 2 ये है, 3 4 5 में ये आएगा। अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर लेते हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर मैंगो, बनाना एंड इसी तरह से मैं इसको कंप्लीटली लिख देता हूँ उसमें कोई चीज़, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर वो मुझे लिस्ट बनाकर अच्छे से दे देगा। तो ये थी हमारे पास एक सिंपल लिस्ट। इसी तरह से हम लोग अगर इसमें एक दूसरे टाइप की लिस्ट क्रिएट करना चाहें जिसको हम लोग UL के नाम से जानते हैं। OL क्या था, ऑर्डर्ड लिस्ट। UL क्या होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसकी कोई भी तरतीब नहीं होती। तो फिर तरतीब नहीं होती इसका क्या मतलब है, लेट्स से मैं इसी लिस्ट में सेम वही लिस्ट आइटम्स को ऐड कर देता हूँ। मेथड सबका सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि यहाँ पर जो लिस्ट की टाइप है वो बदल गई है। पहले ऑर्डर थी, अब जो है वो अनऑर्डर्ड हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी कोई भी तरतीब नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे ये सर्कल जो है वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने HTML के अंदर जो लिस्ट हैं उनको यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। लिंक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इसमें HTML हमें देखने को ही मिलता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, लेट्स से मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं चैट GPT को सर्च कर लेता हूँ और हमारे सामने ये ब्लू कलर में कुछ लिंक्स आ जाते हैं जिन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी न किसी वेबसाइट पर ले जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम खुद भी अपने HTML के अंदर इस तरह के लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें एक टैग प्रोवाइड किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग को लिखने के लिए आप टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे, उसके दरमियान में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लिक मी टू विजिट google.com। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आप डाउनलोड लिख सकते हो, कोई इसके अलावा अगर चीज़ लिखना चाहते हो तो उसको लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता। मगर मैंने एंकर टैग में ये चीज़ लिखी
लेकिन ये लिंक में कन्वर्ट तो नहीं हुआ। तो लिंक में कन्वर्ट होने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। HTML के टैग्स अभी तक हमने जितने भी इस्तेमाल किए उन सब हमने क्या किया कि ओपन किया, उन्हें क्लोज कर दिया। मगर हम अब इस एंकर टैग से इजाफी काम ये लेना चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हम उसको यहाँ पर शो करवाना चाहते थे स्क्रीन पर वो तो हमने करवा लिया, मगर हम ये चाहते हैं कि अब ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाए। तो लिंक में कन्वर्ट होने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है एज रेफरेंस। एज रेफरेंस से मुराद है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पर आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे, आगे चलकर हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स सीखेंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे। और यहाँ पे हमने जो एज रेफरेंस अभी दिया है इसके इन्वर्टेड कॉमास जहाँ पे जो हमने लगाए इसके दरमियान में आपने किसी भी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ इसको यही लिख के रिफ़्रेश करता हूँ, आप नोटिस करेंगे कि अब उस पर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, उस पर मैं सिंपली क्लिक कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये किसी भी वेबसाइट पे मुझे लेकर नहीं जा रहा। तो रीज़न इसके पीछे ये होगा कि हमने इसको बताया ही नहीं है कि भाई आप पे जब क्लिक होगा तो आप इसको लेकर कहाँ जाओगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको जिस वेबसाइट पर लेकर जाना चाहते हैं उस वेबसाइट को हम यहाँ पे पहले ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट को ओपन किया मेरे पास टॉप पे URL आ जाएगा। मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कॉपी करूँगा मेरे पास इसका लिंक कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल आगे मैंने इसको पेस्ट करना है। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि वो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में ही पेस्ट हुआ हो। अब जब मैं इसको सिंपली सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, अब आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये लोडिंग करेगा और मुझे एग्जैक्टली उसी वेबसाइट पर लेकर तो आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हो कि आपके दिए हुए लिंक पर जब क्लिक किया जाए तो वो किसी दूसरी टैब पे ओपन हो, तो उसके लिए हमें एक इजाफी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जैसे ही हम उसको रिफ़्रेश करेंगे आप नोटिस कीजिएगा भी हमारे पास टोटल 2 टैब्स हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो एक न्यू टैब में मेरे उस लिंक को ओपन कर देगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी और चीज़ लिख देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड लिख देता हूँ, तो लिखा हुआ आप कुछ भी शो कर लें, मैटर नहीं करता। लेकिन आपने इसके पीछे जो लिंक दिया होगा बेसिकली इस लिंक पे दबाने पर वो आपको उसी वेबसाइट पे ही हमेशा लेकर जाएगा। तो ये एक मेथड था एंकर टैग को यहाँ पर ऐड करने का। इसी तरह से अगर हम लोग अपने HTML के अंदर YouTube की वीडियोस लगाना चाहते हैं, अगर आपका भी कोई YouTube चैनल है तो आप अपने वेबसाइट पर अपनी ही YouTube की वीडियोस को दिखाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना YouTube चैनल जो है उसको ओपन कर लीजिए। आप जो भी वीडियो लगाना चाह रहे हैं आप उस वीडियो को सिंपली ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पर शेयर का आपको ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इसको शेयर करोगे यहाँ पर आपको इस एम्बेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसको क्लिक कर लेने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप इसको अपने HTML में जाकर सिंपल पेस्ट कर दोगे। तो उसके बाद अगर आप देखें रिफ़्रेश करने पर मुझे वो YouTube का जो चैनल है जो मैंने अभी अभी अपनी वीडियो को लगाया वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये वीडियो जो है नॉर्मली चलेगी भी, प्ले होगी। जो भी YouTube के ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब दूसरी इसकी कुछ सेटिंग है जिसको हमने सीखना है, वो ये है कि हम इसकी अगर विड्थ और हाइट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि विड्थ इसकी 100% हो जाए और इसकी जो हाइट है वो बढ़कर 500 पिक्सल पे हो जाए, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो उसके मुताबिक अब मेरी जो वीडियो है वो एडजस्ट हो जाएगी। और इसी तरह से आप अपने HTML के अंदर बेशुमार वीडियोज़ को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे जिस मेथड को मैंने भी बताया शेयर करने के बाद उसको इम्बेड करना है और उसको सिंपली आपने लगा लेना है। इसी तरह से अगर हम लोग वीडियोस लगा सकते हैं तो हम लोग मैप्स भी लगा सकते हैं। मैप्स लगाने के लिए आपने maps.google.com पे चले जाना है और आपका जो कस्टमर होगा जिसकी वेबसाइट आप बना रहे हो या अपनी अगर वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसको लगाने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखा तो मुझे मेरे मैप पे ले आएगा। और मुझे क्या करना है, इसको लगाने का मेथड बड़ा सिंपल सा है।
सिंपली आप इसको शेयर करेंगे, इम्बेड करेंगे और यहाँ पे कॉपी HTML पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप अपने HTML के अंदर आकर जहाँ पर भी इसको अपलोड करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, वहाँ पे आके सिंपली इसको आप पेस्ट कर देंगे और अपने HTML के पेज पर जाकर इसको रिफ़्रेश करने पे आपको जो है मैप दिख जाएगा। अगर आप इसको मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो फिर आप इजीली इसको नेविगेट कर सकते हो और अपनी लोकेशन जो है वो सेट कर सकते हो। अब वही मेथड के मैप की जो हाइट एंड विड्थ है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वो एट्रीब्यूट्स दिख जाएंगे। तो विड्थ अगर मैं इसकी 100% कर देता हूँ, हाइट इसकी 450 ही रहने देता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि वो पूरे के पूरे पेज पे 100% विड्थ के साथ जो है वो ओपन हो जाएगा और ये ऊपर मेरी वीडियो लगी हुई है। इसी तरह से हमने वीडियो लगानी सीख ली, मैप सीख लिया, कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स के बारे में जाना, एंकर टैग के बारे में भी जाना, लिंक्स भी क्रिएट किए। अब हम लोग फर्दर इसमें इमेजेस लगाना सीखेंगे। इमेजेस लगाने के लिए सबसे पहले आप google.com पर आ जाएं, वहाँ पर आप जिस भी चीज़ की इमेज लगाना चाहते हैं वहाँ पर इसको ओपन कर लीजिएगा। लेट्स से मैं हल्क वॉलपेपर्स यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। इमेजेस में आने के बाद आपने टूल्स में आना है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए, साइज़ अच्छा चाहिए, तो टूल्स पे आने के बाद आप सिंपल यहाँ पे लार्ज पे क्लिक करेंगे। लार्ज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डिफरेंट जो इमेजेस हैं, वॉलपेपर्स हैं, वो आ जाएंगे। अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ और इसको अगर मैं राइट टैब पे ओपन कर दूँ और मेरे सामने एक अच्छी क्वालिटी की इमेज आ जाएगी। इमेज को लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप जो इमेज पसंद कर रहे हो उस इमेज को आप सिंपली ओपन कर लो, उसका टॉप पे URL आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है आपने। अब इमेजेस लगाने के लिए हमें कौन से टैग की ज़रूरत पड़ेगी? इमेज टैग की। और इमेज टैग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो IMG। इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूँगा भी तो बॉडी को क्लोज कर देगा, बल्कि इमेज को क्लोज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि इमेज एक इनलाइन टैग है, यानी कि उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। अब इमेज को लगाने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स। अगर मैं इस सोर्स में आकर वो लिंक पेस्ट कर दूँ जो मैंने अभी अभी कॉपी किया, तो हमारी जो इमेज है अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी ये देखिएगा हमारे उस HTML के पेज पे इजीली वो लग चुकी है। अब चूंकि ये अच्छी क्वालिटी में थी जिसकी वजह से वो हाई क्वालिटी होने की वजह से फुल फॉर्म में है, फुल अपने डायमेंशन के मुताबिक में कन्वर्ट की गई है, एडजस्ट नहीं हुई भी। तो एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर उसकी हाइट को सेट कर देंगे। हाइट अगर इसकी मैं लेट्स से 500 पिक्सल्स रख देता हूँ, PX का मतलब होता है पिक्सल्स। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप नोटिस करिएगा कि अब उसकी जो हाइट है वो खासी कम हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप अगर हाइट लिख सकते हो तो उसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं इसको 400 करता हूँ तो वो मज़ीद कम जो है वो हो जाएगी, मज़ीद कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपनी इमेज को यहाँ पर सिंपली लगा सकते हो। दूसरा इस इमेज को लगाने का मेथड ये है कि आप ऐसा करते हैं हम लोग कि कोई दूसरी इमेज यहाँ से ले लेते हैं जो अच्छी लगेगी। तो लेट्स से मुझे इमेज पसंद आ जाती है ये वाली। अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, ओपन इमेज न्यू टैब, लेकिन इमेज लेवल थोड़ी सी साइज़ में कम है, तो ऐसा करते हैं कोई दूसरी इमेज को चेक कर लेते हैं जो क्वालिटी में ज़रा अच्छी हो। मुझे लग रहा है कि ये वाली जो इमेज है ये खासी अच्छी होने वाली है। ओके, तो ये JPG में डाउनलोड हो जो 2 MB की इमेज हमारे पास मौजूद है। हम इसको ओपन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। एक काम आप लोग ये करिएगा कि जब भी आप इमेज को डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से अपने HTML में लगाने के लिए, तो आपने उसको डाउनलोड सेक्शन से उठाकर, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, और जो आपका HTML का फोल्डर बना है जिसमें आप अभी HTML की फ़ाइल को सेव किए हो, वहाँ पे ही आपने इसको पेस्ट कर देना है। और कोशिश आपने करनी है कि इसका जो नाम है वो जितना शॉर्ट हो सके वो आपने लिखना है। अब हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरीके से हम इस इमेज को लगा सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। तो इमेज को लगाने के लिए अगेन वही मेथड है कि आपने इमेज टैग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप जब सोर्स में आएंगे तो सोर्स में आपने बताना है कि आपकी इमेज कहाँ पड़ी है। अब चूंकि हमारी HTML और इमेज सेम फोल्डर में पड़ी है तो दैट्स व्हाई हम लोग डायरेक्ट उस इमेज का नाम लिखेंगे। इमेज का नाम है हल्क।
अगर आप नोटिस करें तो मैं सिर्फ अगर उसका नाम लिख के सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये लास्ट पे आप देख रहे हो कि एक जो एरर दिख रहा है कि इमेज वही हमें मिली नहीं है। हालांकि इमेज का नाम तो हमने सही लिखा था। तो इमेज को लगाने के लिए आपने उसकी प्रॉपर्टी में आ जाना है, उसकी टाइप आपने यहाँ पे बता देनी है। यहाँ पे टाइप क्या आ रही है, डॉट जेपीजी। तो उसका नाम लिख देने के बाद फौरन बाद आपने क्या करना है, उसकी जो टाइप होगी, जैसे कि यहाँ पे मैं डॉट जेपीजी लगा रहा हूँ, उसको आपने लिख देना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी इमेज भी जो है वो लग चुकी है, और जाहिर सी बात है क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से साइज़ भी उसका जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सिंपल आके उसकी जो हाइट है उसको 400 पिक्सल्स कर देते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि हमारी ये जो इमेज है वो भी इस तरीके से भी हमारी लग चुकी है। तो दोनों मेथड याद रखने हैं, इसको बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम सीखेंगे HTML में किस तरीके से हम लोग टेबल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सबको रिमूव कर देता हूँ एंड टेबल्स को यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। टेबल्स को बनाने के लिए हमारे पास टेबल टैग मौजूद है। टेबल टैग को आप जब भी क्रिएट करना चाहोगे लिखोगे यू लिखना आपने। उसके बाद टेबल टैग के अंदर हमें 3 मज़ीद टैग्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक रो क्रिएट करने के लिए, उसके बाद 2 ऐसे टैग्स हैं जो कि उसमें कॉलम्स क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, TR टैग यानी कि टेबल रो को क्रिएट करेंगे। अगर आप अपने टेबल में डिफरेंट रोज़ के साथ काम करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 3 रोज़ बना ली, तो आप सिंपली सबसे पहले रो को क्रिएट कर दीजिएगा। अब हर एक रो में आपने कितने कितने कॉलम्स रखने हैं, आपने अब यहाँ पे वो डिसाइड करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कॉलम्स बनाने के लिए हमारे पास 2 तरह के टैग्स मौजूद होते हैं। तो पहला टैग होगा TH टेबल हेडिंग। लेट्स से अब मैंने यहाँ पर TH ओपन एंड क्लोज किया, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक कॉलम क्रिएट कर लिया पहली रो में। अगर मैं उसी के नीचे 2-3 मज़ीद कॉपी कर देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि पहली रो में 4 कॉलम मौजूद हैं। अगर मैं इस कॉलम में कुछ लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, क्लास, एज एंड लेट्स से हम यहाँ पे जेंडर लिख देते हैं। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ जाकर, तो आप देखेंगे कि मेरे सामने एक रो के अंदर 4 अलग अलग कॉलम्स आ गए हैं। मगर टेबल्स की असल फॉर्म ये नहीं होती है। तो टेबल को टेबल की शक्ल देने के लिए आपने एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, जिस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर अगर मैं 1 लिखता हूँ इसके अंदर, आप नोटिस करेंगे कि इसके अराउंड आउटलाइन सी क्रिएट हो जाएगी। तो अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि रो के अंदर हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम्स बनाना चाहते हैं वो क्रिएट कर लेंगे, तो सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में आकर भी हमने कॉलम्स ही क्रिएट करने हैं, और सीक्वेंस आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपने पहली रो के अंदर 4 कॉलम बनाए हैं तो नीचे भी 4 ही कॉलम को बनाइएगा। हम दूसरा कॉलम बनाना सीखेंगे दूसरे टैग से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो हमने TH के साथ सीखा, अब होगा TD के साथ। इसको हम लोग टेबल डेटा कहते हैं। तो टेबल डेटा, बाज़ दफ़ा लोग टेबल डेफिनेशन भी इसको पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको टेबल डेटा के साथ ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चूँकि 4 कॉलम थे पहली रो में, तो दूसरी रो जो उसके नीचे ही मौजूद है उसमें भी हमने 4 ही कॉलम क्रिएट किए, मगर TD के टैग की मदद से। अब जैसे पहले कॉलम में नेम पूछा गया था, तो मैं भी नीचे वाली रो के पहले कॉलम में नेम को डिफाइन करूँगा। तो लेट्स से मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्लास की हम बात कर लेते हैं, तो हम लोग इसको BS कंप्यूटर साइंस कह लेते हैं, जो कि मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एज अगर हम बात करें तो 27, जेंडर मेल। तो इसको अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि जो टेबल डेटा का टैग है जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो टेबल हेडिंग के टैग से कितना नॉर्मल है। यानी यूँ हम कह सकते हैं कि जैसे थोड़ी ही देर पहले हमने हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग को देखा था, तो ये सेम टू सेम उसी तरह से हैं। इसी तरह से जो थर्ड रो हमारी होगी उसमें भी हम लोग सबसे पहले अपने कॉलम्स को डिफाइन कर लेंगे। 4 कॉलम ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन। जैसे कि नाम है, तो नाम हम यहाँ पर लेट्स से मुनीब कर लेते हैं।
BBA हम इसकी एजुकेशन में ऐड कर लेते हैं, क्लास में इसकी एज 29 कर लेते हैं और इसको हम मेल लिख देते हैं। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे हमारे सामने सिंपली टेबल में जो रिकॉर्ड है हमारा वो आता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपल टेबल्स को जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो HTML की है वो है इसके फॉर्म्स। फॉर्म से क्या मुराद है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमने अगर अपना अकाउंट रजिस्टर करना है जीमेल का, याहू का, बिंग का, हॉटमेल का, डिफरेंट तरह के हम लोग अकाउंट्स अपने आप के रजिस्टर करते रहते हैं। तो वहाँ पर जब हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है वो हमसे हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछता है और नीचे बटन भी बना हुआ आता है कि आप इसको सबमिट कर लें या अपने आप को रजिस्टर कर लें या उसको लॉग इन कर दें या साइन इन कर दें या साइन अप कर दें। तो इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए हमें फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर्म को सीखने का तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म टैग को ओपन करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एक है मेथड जिसमें पोस्ट या गेट आएगा, देन एक्शन। तो इन दो एट्रीब्यूट्स को आपने यहाँ पे लिख लेना है। इन दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं PHP लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली इस फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़र लिखता है, मिसाल के तौर पे अपना नाम लिखता है, पासवर्ड लिखता है, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन टाइप करता है और जब उस बटन को दबाता है रजिस्टर के या साइन इन के या साइन अप के, तो यही वो दो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक पेज से उठाकर किसी दूसरी जगह पर भेजते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं HTML के छोड़ के PHP के अंदर। तो PHP जब आपको करवाई जाएगी तो वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करके तो सिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस फॉर्म की मदद से आपकी रजिस्ट्रेशन को पॉसिबल बनाते हैं। फॉर्म टैग को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक उसके अंदर टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो देना है टाइप के ऊपर। टाइप के अंदर डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं जो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, उन्हीं को हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर मैं इस टाइप में टेक्स्ट लिख लेता हूँ तो क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे कि हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। रिफ्रेश करने पे वो ख़त्म हो जाएगा, यानी एक बॉक्स हमने सिंपली क्रिएट कर लिया है। ऐसा करते हैं कि इस टेबल टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ले जी, अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ओके, अब आपने नोटिस अक्सर किया होगा कि इस बॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई आती हैं कि अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, ईमेल लिखें। उसको लिखने के लिए हमारे पास एक मज़ीद एट्रीब्यूट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली लिख देता हूँ एंटर नेम और उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ तो वो रिमूव हो जाएगा और अगर मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ तो जो मैंने प्लेस होल्डर सेट किया था वो वापस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग ये करें कि इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। अब मैं जैसे ही नीचे पेस्ट किया तो वो नीचे नहीं आया बल्कि उसी के सामने आ गया। तो उसको नीचे लेके आने के लिए HTML में टैग आता है BR टैग कहते हैं ब्रेक लाइन। अब नोटिस कीजिएगा, मैंने चूंकि उसको फर्स्ट इनपुट के बाद लाइन को तोड़ा तो फर्स्ट इनपुट ये है, उसके बाद लाइन को टूटना चाहिए, तो टूट के वो नीचे आ गई है। अब हम यहाँ पे एक टाइप चेंज करने वाले हैं पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंटर पासवर्ड। आप प्लेस होल्डर के अंदर उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, वो कोई मसला नहीं है। वो जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे वही चीज़ आपकी वहाँ पे दिख जाएगी। अब मैंने चूंकि इसका जो टाइप है इसकी वो पासवर्ड कर दी है, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अब वो पासवर्ड आ गया। नेम क्या था, टेक्स्ट, तो यहाँ पे नाम लिखा जा रहा था। पासवर्ड नोटिस कीजिएगा, अब मैंने जैसे ही कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी तो वो सिंपली हाइड हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, किसी भी बंदे का अगर आप पासवर्ड जानना चाहते हो और अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में उसका पासवर्ड लगा हुआ रह गया है, अगर आप उसको पढ़ना चाह रहे हो तो उसका एक आसान हल ये होता है कि आप उसकी पासवर्ड जगह पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने जहाँ पे टाइप पासवर्ड लिखा है वहाँ पे लिख देना है टेक्स्ट, और जल्दी से आप एंटर करेंगे तो उनका पासवर्ड आपको दिख जाएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसके अंदर, और इस चीज़ को आपने छुपा के रखना है, सबको बताना नहीं है।
ओके, हम इसी तरीके से अब इन्हीं चीज़ों को कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पर एक टाइप लिखने वाले हैं ईमेल। ईमेल टाइप हम तब रखते हैं जब हम लोगों से उनका ईमेल मांगना चाह रहे हैं। ईमेल जब मांगना चाह रहे होंगे तो हमने यहाँ पे टाइप क्या लिख देनी है, ईमेल। इसी तरीके से हम अगर बटन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी टाइप होती है सबमिट। सबमिट के ऊपर हम जैसे ही टाइप को एंटर करेंगे तो बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नोटिस कीजिएगा कि जब मैं सबमिट के बटन को दबाता हूँ तो क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ नहीं हो रही यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ बड़ी हो रही है कि वो रिफ्रेश कर रहा है पेज को। नोटिस कीजिएगा, ये देखें वो हल्का सा यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। इट मीन्स कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को लेके आगे जाएगा। मगर ये क्या आ रहा है, जब हमने यहाँ पे इसको टाइप दी थी ना ईमेल, तो HTML इतना समझदार है कि जब आप यहाँ पे उसको ईमेल दोगे अपना, तो अगर आप उसको इनकम्प्लीट लिखते हो, जैसे यहाँ पे देखें @gmail.com या याहू वगैरह मैंने नहीं लिखा, सबमिट करूंगा तो मुझे एरर देगा, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, कि भाई @ लगाओ। तो इस तरीके से मुझे अपना जो ईमेल है वो सिक्योर करना पड़ेगा और कंप्लीट लिखना पड़ेगा ताकि मैं अपनी उन चीज़ों को सबमिट कर सकूं। मगर यहाँ पे सबमिट क्यों आ रहा है, क्यों, मैंने यहाँ प्लेस होल्डर लिखा था कि एंटर पासवर्ड। लेट्स से हमें अगर सबमिट का बटन जो है उसको बदलना चाहते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहते हैं रजिस्टर नाउ कर लेते हैं। मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ मगर इस दफ़ा ये चेंज तो नहीं हुआ। तो एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने जहन में रखना है, वो ये कि आप जब भी बटन को चेंज करना चाहते हो, बटन के टेक्स्ट को बदलना चाहते हो, तो वो कभी भी प्लेस होल्डर से चेंज नहीं होता बल्कि वो वैल्यू से चेंज होता है। हाँ, अगर आपने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं जैसे टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल हमने भी यहाँ पर किया, तो उसको आप सिंपली प्लेस होल्डर की मदद से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू कर दी, वैल्यू करूँगा चेंज तो ये मेरा सारे का सारा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बटन्स को चेंज करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ डिफरेंट हमारे सामने टाइप्स हैं जिसको मैं आपके सामने शेयर करूँगा। मिसाल के तौर पे चेक बॉक्स के नाम से आती है, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैं नीचे से भी इसकी वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ और इधर भी मैं चेक बॉक्स बना लेता हूँ। अब नोटिस करेंगे चेक बॉक्स हमारे बेसिकली इस तरह के बॉक्सेस हैं जिनको हम अक्सर टिक करते हैं। अगर आपने देखा हो वेबसाइट पे आई एग्री करके यहाँ पे लिखा होता है, तो अगर मैं इसके आगे मेल फीमेल लिख देता हूँ तो वो फिर भी मुझे कोई अच्छा सा लेआउट बना के वो दे देगा। लें जी, अब इसी तरह से अगर हम चेक बॉक्सेस बना सकते हैं तो रेडियो बटन्स भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं और उसके लिए हमें वैल्यू को लिखना ज़रूरी नहीं होता। रेडियो बटन्स ये गोल गोल दायरे होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट में अक्सर यूज़ करते हो और कर सकते हो। ये कर लेने के बाद आपके पास 2-3 और उसमें आप आ जाते हैं ऑप्शंस, मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे रीसेट, एक बटन आता है रीसेट बटन, और यहाँ पर एक आती है फाइल। आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं रीसेट के बटन को यूज़ में लेके आना चाहता हूँ तो कैसे आऊँगा। इन सब चीज़ों को मैं लिख देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे हम इसको फिलअप कर देते हैं और मुझे कहा जाता है यार इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो, तो मैं रीसेट को जैसे ही प्रेस करूँगा सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। और ये जो फाइल मैंने जिसकी टाइप रखी थी, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में ही चला जाएगा और मुझसे फाइल को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो ये थे हमारे फॉर्म्स जो कि हमने सिंपली कंप्लीटली सीख लिए। अब कुछ इसकी बेसिक सी मज़ीद चीज़ें हैं मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे हम एक पैराग्राफ टैग ओपन करते हैं और उसके अंदर कुछ पैराग्राफ हम टाइप कर लेते हैं। अब लेट से किसी एक चीज़ को हम बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो बोल्ड करने के लिए लेट से हम यहाँ पर एक बी टैग ओपन, और जहाँ पे भी इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ उसको मैं क्लोज कर लूँगा। याद रखें कि हम लोग किसी भी टैग के अंदर दूसरे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बोल्ड को किया तो ये देखें बोल्ड हो गया। इसी तरीके से अगर आप किसी को इटैलिक करना चाहते हो तो इटैलिक करने के लिए आप आई टैग का इस्तेमाल करोगे, तो ये देखें यहाँ पे ये इटैलिक हो गया। इसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप यू टैग का इस्तेमाल करोगे, तो यू टैग का इस्तेमाल करके आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। HTML के अंदर हम लोगों को एक HR टैग भी मिलता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, सिंपल।
सो यही वो कंप्लीट HTML है जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपनी CSS के ऊपर। CSS कह लें कि एक ब्यूटी पार्लर है जिसपे हम अपने इन तमाम तर टैग्स को इस्तेमाल करते हुए उनको डिफरेंट कलर्स देते हैं, उनकी पोजीशन सेट करते हैं। यानी जितनी भी आपकी वेबसाइट बनती है खूबसूरत से खूबसूरत, वो आपकी CSS के अंदर ही तैयार की जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप भी पसंद करते हैं कि आपको CSS भी मैं सिखाऊं तो मुझे लाजम कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।